हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन और वह शुरू किए थे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी कि जिन तत्वों का खोज हो रहा है उन तत्वों को इस प्रकार से सजा दिया जाए कि पढ़ने में एकदम आसानी हो जाए, एक जैसा रिएक्शन करे दूसरे का रिएक्शन भी उसी प्रकार से हो। और इसी के सजाने के क्रम में हम लोगों ने देखा पहला वैज्ञानिक डोबेर्नर ने हम लोगों ने देखा कि इसने अपना त्रिक नियम दिया और त्रिक नियम की सहायता से इसने कहा कि जो ऊपर और नीचे वाला जो द्रव्यमान तत्व का है उसका माध्य निकालेंगे, जो लगभग करीब होगा उसको बीच में रखेंगे और इस प्रकार आपने देखा कि इसने 3 को मेन सजाने का काम किया। उस समय वही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि चलिए सज सकता है। तब हम लोगों ने देखा डोबेर्नर के बाद अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड, और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम में हम लोगों ने देखा कि सारे गामा पधा निशा, ये देखे कि 8वां नंबर पर गुण वही आ जाता है और इसीलिए सा रे ग म प ध नी और उसके बाद सा वही आ गया। इसके आधार पर न्यूलैंड ने भी एक सीरीज समझाया, लेकिन इसमें भी हम लोग देखे कि बहुत लंबे परमाणु द्रव्यमान तक ये वैलिड नहीं रहा। अब आज के क्लास में हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। पिछला क्लास हम लोग डोबेर्नर और न्यूलैंड सुन चुके हैं। आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने पहली बार पूरे जितने तत्व थे उस समय ज्ञात सभी को सजाने का इन्होंने प्रयास किया। न्यूलैंड और डोबेर्नर पूरे सभी को सजाने का प्रयास नहीं किया और इस व्यक्ति का नाम है मेंडलीफ। आज हम लोग देखेंगे मेंडलीफ का आवर्त सारणी। आज हम लोग इनके बारे में पूरा समझ लेंगे और तब मेन शुरू आपका होगा आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के नियम पर आधारित है। उसी पर मेन हम लोग को क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन चूंकि हम पहले भी बताए थे कि पीरियडिक टेबल एकदम जीरो से चलेंगे, खूब आराम से चलेंगे, खूब बढ़िया से इसको हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। देखो मेंडलीफ ने जो अपना पीरियडिक टेबल बनाया, इसमें मेंडलीफ सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट है कि यह रूस का वैज्ञानिक कम शिक्षक ही मेन थे। आपको बताया था कि मेंडलीफ एक स्कूल में टीचर है रूस में, और मेंडलीफ के समय लगभग ज्ञात तत्वों की संख्या भी आपसे पूछा जाता है, तो मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था। मेंडलीफ ने अब 63 उस समय पूरा तत्व खोज है और उसमें आधुनिक जब शुरू होगा तो वर्तमान बात भी आ जाएगी। हम लोग उस समय की बात चल रहे हैं। मेंडलीफ का आवर्त सारणी कब है? 1869 की बात अभी चल रही है। अभी आपको 1869 की बात चल रही है और 1869 में 63 तत्व ज्ञात है। और डेफिनेटली ये निश्चित है कि बच्चे लोग कहेंगे कि सर 63 याद करना बड़ा टफ रहता है, कैसे याद करें? एक कोई ऐसा सारणी रहता तो ज्यादा अच्छा होता। 2 सारणी है भी तो कुछ ही तत्व के केवल सारणी है। तो मेंडलीफ के बारे में आपको बताया कि ये कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और अपने घर पे इन्होंने जितने भी ज्ञात तत्व थे सबका अलग अलग एक कार्ड बनाया। 63 कार्ड इन्होंने बनाया, 63। और 63 कार्ड बनाने के बाद हर तत्व की जानकारी इन्होंने लिखा कि ये है हाइड्रोजन। इन्होंने पूरा अपना कोशिश किया कि इसका जो नेचर है उसको हम देखें। हाइड्रोजन, इन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन है इसका नेचर है कि यह ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है, H2O बनाता है
क्लोरीन से भी रिएक्शन करता है। ये अपना इसका नेचर, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। इसी प्रकार अन्य का, दूसरे का, तीसरे का करके 63 कार्ड इन्होंने बना लिए। अब ये क्या किए, हाइड्रोजन के समान गुण वाला को इस कार्ड के नीचे रखे कि इसके जैसा और गुण किसका किसका है, कौन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर इधर 2 लगता है। तो इन्होंने पाया कि जिसमें जिसमें नीचे 2 लगता है वो देखे कि Li है, नीचे 2 लगता है, Na है, सोडियम में नीचे 2 लगता है, पोटेशियम में नीचे 2 लगता है। फिर इन्होंने पाया कि H में Cl, उसी तरह LiCl, NaCl, KCl, एक तत्व वाले चीजों को इन्होंने एक जगह सजाया। देखो कैसे ये कर रहा है। कार्ड लिया 63, कार्ड में ऑक्साइड, क्लोराइड, नाइट्राइड, ये सब फार्मूला लिखे। बच्चों को यही दिक्कत था ना कि रिएक्शन कैसे लिखे, सब क्लियर नहीं। तो किसका किसका ऑक्साइड सब में इधर 2 है वो एक जगह करो। तो देखे कि हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब एक जगह आ गई। इसी प्रकार से दूसरा नंबर लिए उसका, तीसरा नंबर लिए उसका, चौथा नंबर लिए उसका, मतलब जो जैसे जैसे है उसको एडजस्ट किए, एक गुण वाला एक जगह। और उस समय थोड़ा दिन पहले न्यूलैंड के अष्टक नियम खोज हुआ था। अष्टक नियम का मतलब 8, उन्होंने सारे गम पधा निशा सोचा। इन्होंने भी पाया कि जब हम सजा रहे हैं तो 8वां के बाद अगला का गुण एक समान आ रहा है, क्योंकि न्यूलैंड में भी वही आया था। तो ये समझ गए कि हमें जो एक जगह रखना है उसमें 8 ऐसा ऐसा जगह बनाना पड़ेगा। इसीलिए अब मेंडलीफ ने सबसे बड़ा जो अचीवमेंट दिखाया वो समझो। मेंडलीफ ने एक अपना एक नियम दिया जो अब तक कोई नियम नहीं दिया। पहला तो मेंडलीफ ने जो नियम दिया, ये क्या किया आपको अभी हमने बताया, एक परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इसने तत्व को समझाया, बढ़ते क्रम में तत्व को सजाया। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर हो गया कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम, सीक्वेंस वाले क्रम में इसने सभी तत्वों को सजाने का काम किया। दूसरा नंबर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको हम लोग जरा सा ध्यान दें। मेंडलीफ ने अपना एक नियम दिया और यह नियम क्या था? आवर्त नियम। देखो इसके पहले कोई इस तरह का नियम नहीं आया। मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया। आवर्त का मतलब होता है कि खास फ्रीक्वेंसी पर समान गुण का आना एक तरह का आवर्त कहलाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और मेंडलीफ ने कहा कि हम समझ गए किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, कोई भी तत्व है, अगर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है कि उसका कौन सा गुण है, ऑक्साइड कैसे बनेगा, भौतिक गुण क्या होगा, तो कोई भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आपको कर रहे हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो आपके लिए है उसको समझो। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आवर्त मतलब आपने समझा कि खास संख्या के बाद उसी तरह के गुण का आना एक फ्रीक्वेंसी, एक आवर्त कहलाता है। और मेंडलीफ ने कहा कि जो है इसको परमाणु द्रव्यमान जो आप देख रहे हो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाएंगे तो एक खास नंबर के बाद उसी प्रकार के गुण का तत्व आ जाता है और इसको उसने अपना आवर्त नियम दिया।
आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा कि मेंडलीव के अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं, ये क्वेश्चन आए तो आप कहोगे कि सर समझ गए, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण मेंडलीव के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब यहां पर देखो मेंडलीव ने किया क्या है, इस बात को अब गंभीरता से समझिए, इसी से मेन आपको क्वेश्चन आए। मेंडलीव ने कहा कि देखिए किसी भी चीज को सजाने के लिए हम दो तरह का सिस्टम लेंगे, एक कुछ को हम खड़ा रखेंगे और कुछ लाइंस हम लोग पड़ा रखेंगे, दोनों तरह के सीरीज हम प्रयोग करेंगे। जो खड़ा लाइन होगा, इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब क्वेश्चन आपको आए, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर स्तंभ के नाम से जानेंगे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और जो पड़ा लाइन होगा इसको हम लोग क्षैतिज कतार के नाम से जानेंगे। देखिए पहली बार पीरियोडिक टेबल में कुछ टेक्निकल वर्ड का प्रयोग किया गया। आवर्त फलन का मतलब हमने समझाया कि खास के बाद वही गुण का आना आवर्त कहलाता है। आवर्त का मतलब है एक ही चीज को बार बार दोहराना, यानी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण द्रव्यमान के अनुसार सजाने पर वही गुण को कंटिन्यू करता है, इसी को हम लोग आवर्त फलन के नाम से जानते हैं। मेंडलीव ने जिस पीरियोडिक टेबल को बनाया तो उसने दो चीज किया, खड़ा खड़ा कई स्तंभ ली और पड़ा पड़ा कई कतार ली। और मेंडलीव ने यही समझाया कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। देखिए ये दोनों शब्द एकदम आपके क्लियर होना चाहिए। कई बार सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में या मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर्ग। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, तो आवर्त। तो क्षैतिज कतार का मतलब पड़ा पड़ा, एक पड़ा पड़ा आवर्त, खड़ा खड़ा क्लासरूम में जो देख रहे हो उसको हम लोग वर्ग कहें। तो पहला एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाएं, वो देखो, यही देखो मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाया। ये मेंडलीव का आवर्त सारणी। अब इसमें जरा ध्यान दीजिए, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो इस कलर का देख रहे हो, इस समय इतने तत्व का खोज हो चुका था। और मेंडलीव जो आप ब्लू कलर देख रहे हो, इतने चीजों की उसने भविष्यवाणी की थी। मेंडलीव ने उतने चीजों की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में ऐसा गुण का एक होगा, और जब खोज हुआ तो उसको वहां पे रख दिया गया। तो अब आप समझ रहे होगे कि इसने भविष्यवाणी भी किया और सजाने का भी काम किया, दोनों काम इसने किया। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि इसमें अब जो इंपॉर्टेंट है वो बात आपका करें। तो देखिए इसमें मेंडलीव ने क्या किया, सजाने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितने हैं। ये अच्छा प्रश्न, जल्दी आंसर दो। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितने हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। बढ़िया प्रश्न है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए 18, 10, 9, 6 कई तरह का सिस्टम चलता। देखिए मेंडलीव ने क्या किया, अब सभी बच्चे हमारे साथ एकदम बढ़िया से बोर्ड पर ध्यान दो तो क्लियर हो। मेंडलीव ने कहा कि यह हमारा पहला वर्ग है, यह दूसरा वर्ग है, यह तीसरा वर्ग है, यह चौथा वर्ग है, यह पांचवा वर्ग है, यह छठा वर्ग है, यह सातवां वर्ग है। और इसने तीनों को एक नेचर का पाया तो कहा कि यह पूरा तीनों एक साथ मिला के 8वां वर्ग। बात समझते चलिएगा ठीक से। मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग,
5वां वर्ग, 6ठा वर्ग, 7वां वर्ग और 8वां में इसने 3 को रखा, क्योंकि तीनों के गुण एक समान मिल रहे थे। बाद में जब निष्क्रिय तत्वों का खोज होने लगा तो मेंडलीव ने अलग से निष्क्रिय के लिए इन्होंने शून्य वर्ग का प्रयोग किया। निष्क्रिय को कहा कि ये शून्य वर्ग है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। और इसीलिए एक शानदार क्वेश्चन आपको होगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितने हैं? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये सब शब्द चल रहे हैं और ये जिन बच्चों को याद होगा पीरियोडिक टेबल खूब मजे में आराम से बनते जाएगा। हम लोग उस समय की बात चल रहे हैं जब 1869, उस समय की बात चल रहे हैं जब ज्ञात तत्व जो है उसकी संख्या गिनोगे 63 है। ब्लू वाला ये उसका गुण पहले से लिखा हुआ है जिसका बाद में खोज हुआ। मेंडलीव 1869 में जो कह रहा है आप खुद देख रहे होगे, इस समय निष्क्रिय नहीं है, बाद में उसको जोड़ा गया है शून्य करके। इसलिए कई किताबों में ऐसा मिल सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 8 है, मिल सकता है। लेकिन बाद में मेंडलीव का ही आवर्त सारणी बाद में सुधारा गया। जब निष्क्रिय तत्वों का खोज हुआ तो इसको शून्य किया गया और कुल मेन एक्चुअल आंसर 9 ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात अब सुनते जाइए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने हैं? ऐसे ऐसे पड़ा को आवर्त कहते हैं। तो ये पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7। तो ये लाइन सभी लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 9 है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को ध्यान रखना है, वह सुने। मेंडलीव सभी वर्ग में ए और बी 2 उपवर्ग बनाया। देखने में आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें सभी में ए और बी 2 उपवर्ग बनाया, 7 तक, आगे नहीं। आप इसको अगर ठीक से देखोगे तो देखो इसको ठीक से, बोरन, एल्युमिनियम, उसके बाद इस साइड में जो इतना लिखा हुआ है वो इसके साथ है ए ग्रुप में, गैलियम, इसके बाद छाड़ दो इंडियम और थैलियम, ये एक साथ। बी ग्रुप में Sc, Y, La, Ac, ये एक साथ है। ये आपको देखने में एक नजर में लग रहा है कि सब साथ है, लेकिन साथ नहीं है। आप देखोगे तो Be, Mg, Ca, उसके बाद Sr, फिर Ba, ये एक साथ है। एक ही में 2-2 जो लिखा हुआ है ना, तो दूसरा नंबर बी ग्रुप है, Zn, Cd, Hg, ये 2B में एक ही में जो 2 लिखा हुआ है, इसको समझना। कई बच्चे देखो एक ही में आपको K भी नजर आ रहा, एक ही में Cu नजर आ रहा, तो आपको समझना है कि ऊपर वाला सभी A में है, ये नीचे वाला जो लिखे हैं वो B में है, 1B में। यानी एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर समझ गए कि इसमें मेंडलीव ने क्या किया है, जितने वर्ग बनाए हैं इसमें 1 से लेके 7 तक सभी में ए और बी उपवर्ग का निर्माण किया है। 8वां में ए और बी नहीं रख के इसमें 3 उपवर्ग बनाए हैं और शून्य ग्रुप में केवल निष्क्रिय है, इसमें किसी प्रकार का कोई उपवर्ग नहीं है। ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन होता है। यानी आपके लिए एक बढ़िया प्रश्न जो है हम सभी एक जगह करते जाएंगे, जिससे आपको याद करने में पूरा सुविधा हो। हम जान के इस टाइप में लिख रहे हैं कि आप कभी भी भविष्य में दोबारा देखें तो आप अपना कॉपी पर एकदम आराम से इसको बनाएंगे, सब चीज याद होते जाएगा। पीरियोडिक टेबल इसलिए दिखा रहा है कि जब तक वो देखोगे नहीं याद नहीं होगा। आपसे पूछा जाएगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में
वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या, और फिर हम लोग देखेंगे आवर्त की संख्या। तो इतना तो सभी बच्चों को मालूम हो गया कि वर्ग की संख्या 9 है, आवर्त की संख्या 7 है। ये सभी लोग को बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या सीखे कि इसमें 1A से लेकर के 7A तक जितने भी 1 से 7 सीधे कह ले, ए भी करना ठीक नहीं है। 1 से लेके 7 तक, 1 to 7 तक सभी वर्ग को, जितने भी वर्ग हैं, ये सभी वर्ग को ए और बी उप वर्ग में डिवाइड किया गया है। देखिए 1 से लेके 7 तक में सभी में उप वर्ग है। उप वर्ग का मतलब 1 में भी 2 वर्ग है, एक ए वर्ग एक बी वर्ग। तो इसके अंदर में 2 वर्ग है, तो इस वर्ग का यह उप वर्ग कहलाए। उप वर्ग का मतलब वर्ग के अंदर वर्ग। तो वर्ग के अंदर वर्ग का मतलब हम लोग देखें कि सब में नहीं है। 1 से 7 तक में सभी वर्ग में ए और बी 2 उपवर्ग है। अगला एक इंपॉर्टेंट हम लोग देखें कि जो निष्क्रिय तत्व है, अक्रिय या निष्क्रिय तत्व है, इसको अलग से शून्य वर्ग में रखा गया है। इसको शून्य वर्ग में रखा गया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी पूछा जाए कि बताओ निष्क्रिय तत्व किसमें आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो निष्क्रिय तत्व है यह शून्य वर्ग में आते हैं। तो निष्क्रिय तत्व शून्य वर्ग में आते हैं, ये भी लाइन आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा नंबर हम लोग यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज चलेंगे, वो और महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग ध्यान दीजिए। शून्य वर्ग में रखने के बाद हम लोग देखें कि जो 8वां वर्ग है, 8वां वर्ग है, इस 8वां वर्ग में 3 उपवर्ग है जिसका कोई एबीसी नाम नहीं है। 8वां वर्ग में 3 उपवर्ग है। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, जो बच्चे एक नजर हमारे साथ देख लिए उनको बिल्कुल क्लियर हो। तुम जैसा कि देख रहे हो एक ही में के और सी यू, ये एक ही में है, एक ही में दोनों है, एक ही में दोनों है, ऐसा तुम इधर नहीं पाओगे। 8वां में एक ही में 2 आपको दिखाई नहीं दे। जितना है 1 से लेके 7 तक सभी में एक ही घर में 2 दिखाई दे सकते हैं, जिसमें ऊपर वाला ए में है, नीचे वाला बी में। और इसीलिए आपको हमने बताया, जो लिखा है उसको फिर से एक बार समझ लो। हमने बताया कि जो मेंडलिक के आवर्त सारणी है, इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं, क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। मेंडलिक के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 है, जिसमें 1 से लेके 7 तक सभी वर्गों में ए और बी 2 उपवर्ग है। निष्क्रिय गैस को शून्य ग्रुप कहते हैं, इसका कोई उपवर्ग नहीं है। और 8वां वर्ग में कोई ए और बी नहीं होकर 3 इसको उपवर्ग में डिवाइड किया गया। आप सब्जेक्टिव पूछेगा कि बताओ मेंडलिक के आवर्त सारणी में 8वां वर्ग में कितने उपवर्ग हैं? 1 2 3, तो आंसर 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मेंडलिक के आवर्त सारणी में किसमें कोई उपवर्ग है ही नहीं, तो आप कहोगे कि सर समझ गए, निष्क्रिय गैस वाला, शून्य वाला में कोई उपवर्ग नहीं। तो अब ये स्टेप मेंडलिक के आवर्त सारणी से आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और ये बात भी आप पूरा बढ़िया ढंग से एकदम समझ गए हो। अब एक दो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी चर्चा करें, जिस पर आपका कंसेप्ट एकदम ठीक ठाक हो जाए। मेंडलिक के आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? मेंडलिक पहला वैज्ञानिक है जिसने जितने भी ज्ञात 63 तत्व थे, न केवल इन 63 को सजाया, बल्कि इनके अनुसार से आगे क्या होगा उसने पर्याप्त जगह भी छोड़ा। जैसे आपको ध्यान रखना है कि इसने एल्युमिनियम के बाद सीधा जो सजाने का काम किया, वो सीधा इंडियम को सजाया।
अब सोचो कि बीच में इन्होंने गैलियम के लिए स्पेस छोड़ दिया, बीच में जो ब्लू देख रहे हो ये सब स्पेस छोड़ा हुआ है, यहां स्पेस छोड़ा हुआ है। और बीच में इन्होंने कहा कि यहां एक ऐसा चीज आएगा जो एल्युमिनियम के गुण जैसा मिलेगा। बाद में इसका खोज हुआ तो यहां पे गैलियम को बैठाया गया। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्ञात सभी तत्वों को सजाना, नए तत्वों के लिए भविष्यवाणी करना, उसके गुण को बताना और उससे तत्वों के अनुसंधान में काफी सुविधा होना, यह मेंडलीव के आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट है जो कभी कभी क्वेश्चन में आता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष क्या है, खराबी क्या है। तो देखो एक बात तुम्हें समझा दे, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो दो जगह स्थान दिया। मेंडलीव ने पाया कि हाइड्रोजन इनके जैसा भी बिहेवियर रखता है और हाइड्रोजन इनके जैसा भी बिहेवियर रखता है। खुद देख रहे हो, हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है। हाइड्रोजन का दो दो जगह स्थान दिया। पहला इसका स्थान था 1A में और दूसरा इसका स्थान दिया 7th B में। 7th B में आपको कभी कभी दोनों स्थान जो कहेगा एकदम दिमाग में सेट रखिए कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का दो जगहों पर स्थान दिया। एक स्थान 1A है, दूसरा स्थान 7B है। 1A का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि ये क्षारीय धातु है और 7th ग्रुप आप जानते हो यह हैलोजन है। हाइड्रोजन में क्षारीय धातु का, जैसे ऑक्साइड अभी हमने बताया कि जैसे पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन भी उसी प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन को इधर भी रखा और हाइड्रोजन का गुण इससे भी मिल रहा था तो हाइड्रोजन को 7B में भी रखा। कभी भी प्रश्न आ जाए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, तो कहना समझ गए हाइड्रोजन का दो जगहों पर स्थान देना, यह इसका प्रमुख दोष है। एक हाइड्रोजन को 1A में रखे, दूसरा हाइड्रोजन को 7B में रखे। ये दो जगहों पर हाइड्रोजन को रखना यह सबसे प्रमुख दोष है। दूसरा नंबर देखो, मेंडलीव ने कुछ जगह चालाकी भी किया है। चालाकी का मतलब ये मेन चाहते थे इस सजा देना है बढ़िया से, इसीलिए इन्होंने हल्के वजन वाला को पहले और भारी वजन वाले को बाद में रखा। लेकिन कहीं कहीं इन्होंने इस नियम का उल्लंघन भी किया है। जैसा कि आप खुद देख रहे होगे कि 6 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, सब भार एकदम सही आपको दिखाई दे रहा हो। लेकिन ये देखिए इनकी जो कमी है, ये 40 के बाद 39 आपको दिखाई दे रहा हो। यानी आर्गन नियमतः यहां होना चाहिए था और पोटेशियम यहां होना चाहिए था मेंडलीव के अनुसार से। लेकिन मेंडलीव देखा कि जा आर्गन तो निष्क्रिय है, यहां रखेंगे तो बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, पोटेशियम में इसके जैसा गुण है। तो अधिक भार होते हुए भी आर्गन को पहले और पोटेशियम को बाद में रखा, ये इसका दोष है। इतना ही नहीं, कोबाल्ट और निकेल में भी तुम देखोगे इसमें भी दोष आपको दिखाई देंगे। बहुत स्लाइटली अंतर है, लेकिन कोबाल्ट निकेल में भी तुम देखो, कोबाल्ट का वजन है 58.9, निकेल का वजन है 58.7। नियमतः 7 पहले चाहिए था, कोबाल्ट बाद में चाहिए था। लेकिन इन्होंने देखा कि कोबाल्ट का गुण इससे मिल रहा है, ज्यादा वजन के बाद भी इसको पहले रख दिया। और इसीलिए दोष नंबर दूसरा में आप सभी को बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि एक आर्गन को पोटेशियम के पहले रख दिया जबकि आर्गन का भार ज्यादा था, और दूसरा कोबाल्ट को निकेल के पहले रख दिया जबकि कोबाल्ट का भार ज्यादा है। ये दो इनका सबसे प्रमुख दोष है जो कभी भी ऑब्जेक्टिव रूप में आपसे पूछे जा सकते। अब इन सभी का एक समाधान होगा जिस व्यक्ति का नाम होगा मोसले। मोसले ने एक बिल्कुल नए डिजाइन का पीरियोडिक टेबल सोचा जो इससे भी हाई लेवल का था, और आज हम लोग वही मोसले के पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं।
तो अगले दिन में आपका शुरू हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी मंडे से, और वह सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज भी हम लोग के लिए वही प्रासंगिक है। इधर आपको मेन यहां से प्रश्न कभी कभी रहते हैं, इसीलिए हम इधर भी आपको पूरा डिटेल पढ़ा रहे हैं कि खूब आराम से इसको भी आप समझ सकें। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। बिल्कुल ये जो देख रहे हो गैलियम, इसी को इक्का एल्युमिनियम बोले थे। गैलियम का ही पुराना नाम इक्का एल्युमिनियम है। तो इक्का एल्युमिनियम ये गैलियम का ही नाम है, तो इसीलिए इक्का एल्युमिनियम गैलियम का ही नाम था। इन्होंने कहा कि ऐसा गुण वाला आएगा, इसका नाम इक्का एल्युमिनियम हो, और इक्का एल्युमिनियम ही जब गैलियम खोज हुआ तो इक्का एल्युमिनियम हटा के उसको गैलियम नाम दिया गया। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, ये स्टेप हो गए। आगे का क्लास सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट आपका होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मेंडलिक की बात भी आप बहुत अच्छा से समझ पाए हो। चलिए, दरोगा में साउंड क्लास नहीं हुआ, चलिए उसमें हम करवा देते हैं, हो जाएगा, सीधा इन करवा देते हैं कल। लास्ट में मैथ कुछ हम भी पढ़ा देंगे, काहे परेशान है, अभी जो हो रहा है बस पढ़ते जाइए। अंतिम में फिर मैथ, इधर केमिस्ट्री खत्म होगा, फिर मैथ हम भी लगेंगे। आप बस जैसे जैसे हो रहा है